नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। इससे पिछले वीडियो में भी हम लोग परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है। ये मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है, रक्तवाहिनियाँ, रक्त और हृदय। रक्तवाहिनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और शिराएँ। धमनी और शिरा की क्या क्या विशेषता है और इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग देखेंगे रक्त के बारे में जानकारी तथा हृदय के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा तथा अपनी जो कॉपी है उसमें इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो वार्षिक परीक्षा है बोर्ड पेपर की, अब कक्षाएं अभी नहीं लग रही हैं और आप सभी को ज्ञात होगा कि दोबारा से स्कूल कॉलेज को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। तो जो भी आप नोट्स बनाते हैं परीक्षा की तैयारी से संबंधित वीडियो का, उन नोट्स की सहायता आपको जो है परीक्षा के समय ज़रूर मिलेगी, है ना। यहाँ पर देखते हैं रक्त के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का द्रव भाग होता है तथा रक्त कोशिकाएं रक्त का ठोस भाग होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रक्त क्या होता है। रक्त जो है एक कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन, ठीक है। और इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है। तो रक्त कैसा विलयन है? रक्त एक कोलाइडी विलयन है और इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये गाढ़ा, अपारदर्शी और चिपचिपा होता है, ठीक है। रक्त कैसा होता है? गाढ़ा होता है, अपारदर्शी होता है और चिपचिपा होता है, साथ ही कोलाइडी होता है और इसका रंग जो होता है लाल होता है। रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ आदि को परिवहन करने की क्षमता होती है। और रक्त का जो पीएच होता है, पीएच यानी अम्लीयता और क्षारीयता की माप, तो रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.4, ठीक। तो इस तरीके से आप रक्त के ऊपर भी टिप्पणी लिख सकते हैं। रक्त एक कोलाइडी विलयन है जो कि गाढ़ा, अपारदर्शी और चिपचिपा होता है। इसका रंग लाल होता है तथा इसका पीएच 7.4 होता है। इसका मुख्य कार्य पोषक पदार्थों, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आदि का परिवहन करना होता है, ठीक है। रक्त को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है रक्त का द्रव भाग जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा है रक्त का ठोस भाग जो रक्त कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं। तो देखते हैं प्लाज्मा जो होता है रक्त का 60 से लेकर 55% तक भाग बनाता है और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो 40 से लेकर 45% तक भाग बनाती हैं, ठीक है। किसका? रक्त का। प्लाज्मा जो होता है इसमें जल की अधिकता होती है, अधिकतर भाग इसमें जल पाया जाता है। कुल प्लाज्मा के अंदर लगभग 90% तक जल होता है तथा बचे हुए 10% भाग में ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। ठोस पदार्थ अर्थात कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। इसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ, खनिज, एंजाइम, हार्मोन्स आदि भी होते हैं और इसमें प्रोटीन भी होते हैं। फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन जो है, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। ये जो प्रोटीन होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मा का जो रंग होता है वो पीला होता है, प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति की वजह से, ठीक है। तो ये जो है प्लाज्मा हो गया जो कि रक्त का द्रव भाग होता है, ठीक है। अब देखते हैं रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो रक्त का 40 से 45% तक भाग बनाती हैं और रक्त कोशिकाएं मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आरबीसी, आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं आरबीसी को? एरिथ्रोसाइट्स,
ठीक है। आरबीसी का रंग लाल होता है और ये दोनों साइड से अवतल होती है, अर्थात इसकी आकृति कैसी होती है, आरबीसी की आकृति उभय अवतल। ठीक है। आरबीसी जो होते हैं इनके अंदर एक विशेष वर्णक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसका जो जीवन काल होता है आरबीसी का वो लगभग 120 दिन होता है। ठीक है। आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ठीक। तो आपको अगर आरबीसी के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए आती है तो ये आपके लिए पर्याप्त जानकारी हो सकती है। आरबीसी क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स ही आरबीसी कहलाते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। इनका जो रंग होता है वो लाल होता है, आकृति उभय अवतल होती है और गोल होती है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, इनका जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है तथा इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन होता है। इनका मुख्य कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना, है ना, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लाना, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, ये कार्य जो है आरबीसी का होता है। दूसरे प्रकार की जो रक्त कोशिकाएं हैं उनको हम लोग कहते हैं WBC या इन्हीं को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। तो ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं इनके अंदर किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता, इसीलिए ये कैसे होते हैं, रंगहीन। ल्यूकोसाइट कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करना होता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हमारा जो शरीर का प्रतिरोधी तंत्र होता है आरबीसी, ये जो WBC की कोशिकाएं होती हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले अवांछनीय तत्वों, यानी कि कोई जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कोई भी रोग का कारक हो गया, उसका भक्षण करके और उसको नष्ट करने का कार्य कौन करती हैं, आरबीसी की कोशिकाएं करती हैं। आरबीसी का जो जन्म होता है, इनका जन्म स्थल जो होता है वो आपका अस्थि मज्जा भी हो सकता है। जिस तरीके से आरबीसी का जो जन्म स्थल होता है, यहाँ पे आपको बताना भूल गई थी, आरबीसी का जो जन्म स्थल होता है वो होता है अस्थि मज्जा, और इनकी जो मृत्यु होती है आरबीसी की वो कहाँ होती है, प्लीहा के अंदर होती है। ठीक है। उसी तरीके से जो WBC होता है इसका जन्म अस्थि मज्जा में हो सकता है, यकृत में हो सकता है, आमाशय में हो सकता है, और इसका जो मृत्यु होती है WBC की वो रक्त के अंदर ही होती है, रक्त में ही जो है ये समाप्त हो जाते हैं। तो WBC के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। और इनकी आकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है। ठीक। WBC रंगहीन होते हैं, इनकी आकृति अनिश्चित होती है। इनका मुख्य कार्य प्रतिरोधक क्षमता को बनाना होता है। जन्म स्थल इनका अस्थि मज्जा, यकृत, आमाशय आदि होते हैं। और मृत्यु जो होती है WBC की वो रक्त के अंदर ही होती है। उसके बाद है तीसरे प्रकार की कोशिकाएं जिनको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये जो थ्रोम्बोसाइट होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इनका मुख्य कार्य होता है चोट को भरना या बहते हुए रक्त को रोकना। बहते रक्त को रोकना किस तरीके से रोकेंगे ये लोग, रक्त का थक्का जमा कर। मतलब ये मूल रूप से
किस चीज़ में सहायता करते हैं? रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन और कैल्शियम के साथ में मिलकर क्या करते हैं? प्लेटलेट्स जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है और रक्त में उपस्थित कैल्शियम, इसके साथ में क्रिया करके और रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं, जिसके कारण जो है चोट लगने पर हमारे रुधिर की हानि कम होती है। अच्छा, जब फाइब्रिनोजन तो रक्त के अंदर प्लाज्मा में उपस्थित ही होता है और कैल्शियम भी उपस्थित होता है रक्त के अंदर आयन के रूप में, है ना, साथ में प्लेटलेट्स भी रक्त के अंदर है, तो हमारी धमनियों के अंदर में या सिराओं के अंदर में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है? ये जो है कई बार प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। तो धमनियों और सिराओं के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है, जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन नामक हार्मोन के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये प्रश्न जो है 1 नंबर का जो आपका वस्तुनिष्ठ पूछते हैं उसमें कभी कभी पूछा जाता है कि धमनी और सिराओं में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है? तो हिपेरिन नामक हार्मोन के कारण धमनी और सिराओं में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब आइए हम लोग चलते हैं परिसंचरण तंत्र के तीसरे घटक के ऊपर, जिसको कहते हैं हृदय। के समान है ना, पेशियों की बनी हुई एक मुट्ठी के समान रचना होती है। हृदय का आकार कैसा होता है? एक मुट्ठी के समान होता है इस तरीके से, और इसका कार्य क्या होता है? रक्त को पंप करना। तो हमारे शरीर के अंदर किसी पंप के समान जो है हृदय व्यवहार करता है। हृदय के जो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं 4 कोष्ठ, 4 वाल्व, 4 मुख्य रक्तवाहिकाएं और 2 नोड और एक मध्य पटल, जिसको हम सेप्टम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आप फटाफट से हृदय की रचना बनाकर देख लेते हैं कि हृदय किस प्रकार का होता है ना। हृदय के नीचे की ओर 2 कोष्ठ उपस्थित होते हैं इस तरीके से, और ऊपर की ओर भी 2 कोष्ठ उपस्थित होते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये नीचे के जो 2 कोष्ठ होते हैं, ऊपर के 2 कोष्ठ होते हैं, इनको बीचों बीच से दाएं और बाएं 2 भागों में बांटने के लिए यहाँ पर एक मध्य पटल स्थित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। ये क्या है? सेप्टम। सेप्टम क्या कार्य करता है? हृदय को दाएं और बाएं 2 भागों में बांटने का कार्य करता है। ऊपर का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं अलिंद, और नीचे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं निलय। दायां तरफ जो स्थित है ये दायां भाग है, दाईं तरफ जो स्थित होता है वो दायां अलिंद कहलाता है, बायां तरफ तो जो स्थित होता है वो बायां अलिंद कहलाता है। तो ये हमारा हो गया दायां अलिंद, और ये हो गया बायां अलिंद। ये दायां निलय और ये बायां निलय। ठीक है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, दायां अलिंद में इस प्रकार से कुछ रक्त की वाहिकाएं जुड़ी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सिराएं। और क्योंकि ये सारे शरीर से रक्त लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर कहाँ आती हैं? अलिंद के अंदर आती हैं, अतः इनका नाम है महाशिरा। तो महाशिरा क्या होती है? वह सिराएं जो कि सारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर कहाँ आती हैं? अलिंद के अंदर आती हैं, उसको हम बोलते हैं महाशिरा। और ये कहाँ आती हैं? दाएं अलिंद के अंदर आती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दायां अलिंद होता है इस प्रकार से एक पेशी पट के द्वारा दाएं निलय से पृथक होता है। यहाँ पर ये दायां निलय। ठीक है, एक पेशी पट के द्वारा जो है इस प्रकार से यह पृथक होता है यहाँ पर। और यहाँ एक छिद्र होता है जिसको दायां अलिंद निलय छिद्र कहा जाता है। इस अलिंद निलय छिद्र में
एक कपाट स्थित होता है जिसको हम वाल्व भी कहते हैं। यह जो कपाट होता है इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। इस ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से जो दाएं अलिंद में आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो इस अलिंद निलय छिद्र के अंदर से होता हुआ एक बार निलय में तो आ जाता है किंतु वापस निलय से अलिंद के अंदर नहीं जा सकता। ये वाल्व बंद हो जाता है और रक्त जो है अपनी विपरीत दिशा में परिवहन नहीं कर सकता है। जैसे ही निलय फुलफिल होता है ना, रक्त निलय के अंदर भर जाता है, यहाँ पर जो दायां अलिंद है उसमें दो नोड इधर उपस्थित होते हैं, एक SA नोड है और एक यहाँ पर होता है AB नोड। AB नोड ये जो दोनों हैं वो तंत्रिका हृदय की तंत्रिकाओं के गुच्छे हैं, है ना। इनकी सहायता से स्पंदन उत्पन्न होता है और इस AB नोड के द्वारा उत्पन्न स्पंदन के कारण जो दायां निलय होता है, दायां और बायां दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं जिसके कारण रक्त ऊपर की ओर उठता है। लेकिन क्योंकि अब ये वापस से अलिंद में नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर देखिए ये जो एक नलिका समान रचना दिख रही है ये इसमें जो है जाना प्रारंभ कर देता है और ये आगे जाकर जो है एक धमनी में खुलती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। ये जो पल्मोनरी धमनी होती है आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है और ये दोनों भाग दाएं और बाएं फेफड़े में जाकर खुलते हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। पल्मोनरी धमनी और जो हमारा दायां निलय है वे जहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पर एक वाल्व उपस्थित होता है। इस प्रकार से एक कपाट यहाँ पर भी उपस्थित होता है। इस वाल्व को हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। इस पल्मोनरी वाल्व के कारण जो रक्त होता है वो वापस से हमारे दाएं निलय के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हृदय के दाएं भाग में क्या क्या कार्य होता है इसको हम लोगों ने देख लिया। अब जब रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है कहाँ पर, ये आपके फेफड़ों के पास में, तो जो रक्त होता है वो एक नलिका जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा। अब एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त की सहायता पल्मोनरी शिरा की सहायता से जो शुद्ध रक्त होता है वो बाएं अलिंद के अंदर आ जाता है। इस प्रकार से पल्मोनरी शिरा बाएं अलिंद से जो है जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से एक अलिंद निलय छिद्र यहाँ पाया गया था वैसा ही एक अलिंद निलय छिद्र यहाँ पर भी बाएं अलिंद में भी उपस्थित होता है। जैसे दाएं अलिंद में था वैसे बाएं अलिंद में भी है। और यहाँ पर भी एक वाल्व होता है। इस वाल्व को हम लोग कहते हैं माइट्रल वाल्व। क्या कहते हैं? माइट्रल वाल्व। इस माइट्रल वाल्व से जो आपका अलिंद निलय छिद्र है उसकी सहायता से जब रक्त कहाँ आ जाता है, हमारे बाएं निलय के अंदर आ जाता है, तो ये माइट्रल वाल्व बंद हो जाता है और रक्त वापस से बाएं अलिंद के अंदर नहीं आ सकता। तो बाएं अलिंद और बाएं निलय दोनों के अंदर जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, यानी कि शुद्ध रक्त उपस्थित होता है। अब जो संकुचन हो रहा था, है ना, AB नोड्स के द्वारा उत्पन्न जो उद्दीपन था उसके कारण जो संकुचन हो रहा था, उस संकुचन से जिस प्रकार से रक्त पल्मोनरी धमनी के अंदर जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर जो रक्त होता है वो एक नलिका के अंदर जाता है जिसको हम बोलते हैं महाधमनी। ये महाधमनी जो है इस प्रकार से ऊपरी और निचले दोनों भागों में जो है रक्त को भेजने का कार्य करती है, शरीर के ऊपरी भाग में भी और निचले भाग में भी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? महाधमनी। ये भी महाधमनी है और ये भी महाधमनी। ये महाधमनी कहाँ पहुँचाएगी? रक्त को ऊपरी भाग में पहुँचाएगी और ये कहाँ पहुँचाएगी? निचले भाग में पहुँचाएगी। अब जिस तरीके से धमनी यहाँ पर हमारे दाएं निलय और जो पल्मोनरी धमनी थी उसके मध्य में एक वाल्व पाया गया था, पल्मोनरी वाल्व। इसी तरीके से
महाधमनी और बाह्य निलय के मध्य में भी एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। यहाँ पर पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? एओर्टिक वाल्व। और एओर्टिक वाल्व से जो रक्त होता है वो प्रेशर के साथ कहाँ पहुँचता है? महाधमनी के अंदर पहुँचता है, फिर सारे शरीर में वितरित हो जाता है, किंतु वापस जो है बाह्य निलय के अंदर नहीं आ पाता है। तो इस तरीके से जो है आपने देखा होगा कि हृदय के अंदर 4 खंड होते हैं। कौन कौन से? दायालिंद, बाह्यालिंद, दायां निलय और बायां निलय। दायालिंद और दाएं निलय के अंदर शुद्ध रक्त उपस्थित होता है और बाह्यालिंद बाह्य निलय के अंदर शुद्ध रक्त उपस्थित होता है जो कि ऑक्सीजन युक्त होता है। तो चलिए अब हम इस रक्त के बहाव को समझते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से रक्त हृदय के अंदर बहता है और किस तरीके से शरीर के अंदर गति करता है एक रेखीय मार्ग के द्वारा। सबसे पहले जो रक्त होता है वो महाशिरा में आता है। महाशिरा से कहाँ जाता है? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से कहाँ आएगा वो? दाएं निलय में। अब ये जो दायां अलिंद और दायां निलय होता है, यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड है ना वाल्व। दाएं निलय से जो रक्त होता है वो आता है पल्मोनरी धमनी में। पल्मोनरी धमनी। दाएं निलय और पल्मोनरी धमनी के मध्य में भी एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व। अब ये जो पल्मोनरी धमनी होती है इसमें जब फेफड़ों में रक्त का एक्सचेंज हो जाता है तो पल्मोनरी धमनी से जो रक्त होता है वो कहाँ आ जाता है? पल्मोनरी शिरा में। पल्मोनरी शिरा। और पल्मोनरी शिरा से रक्त कहाँ पहुँचता है? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से जो रक्त होता है वो कहाँ जाता है हमारा? बाएं निलय में। बाएं अलिंद और बाएं निलय के मध्य में भी एक वाल्व पाया जाता है। क्या नाम है उसका? माइट्रल वाल्व। यहाँ पर कौन सा वाल्व पाया जाता है? माइट्रल वाल्व। ठीक है। ये जो बायां निलय होता है यहाँ से रक्त कहाँ पहुँचता है हमारा? महाधमनी में। और फिर महाधमनी की सहायता से पूरे शरीर में। बायां निलय और महाधमनी के मध्य में एक अन्य वाल्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व। ठीक है। तो एक बार आप इस रेखा चित्र को भी देख सकते हैं। सबसे पहले रक्त आएगा महाशिरा से जो कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होगा। महाशिरा में कैसा रक्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। वो दाएं अलिंद में जाएगा। दाएं अलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से कहाँ पहुँचेगा? दाएं निलय में पहुँचेगा। दाएं निलय से पल्मोनरी वाल्व की सहायता से कहाँ पहुँचेगा? पल्मोनरी धमनी में पहुँचेगा। पल्मोनरी धमनी से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करके वो कहाँ पहुँचेगा? शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा में पहुँचेगा। पल्मोनरी शिरा में कैसा रक्त होगा? ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ जाएगा? बाएं अलिंद में जाएगा। बाएं अलिंद से माइट्रल वाल्व को पार करता हुआ बाएं निलय के अंदर जाएगा और बाएं निलय से एओर्टिक वाल्व को पार करता हुआ महाधमनी में जाएगा और फिर सारे शरीर में परिसंचरण करेगा। तो आशा है आपको हमारे ये परिसंचरण तंत्र का जो वीडियो है वो समझ में आया होगा और आपको चित्र बनाने में और नोट्स बनाने में सहायता मिलेगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत बहुत बधाई हो। बाय।